हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक का फ़ोन सुबह सुबह ही बजने लगता है। जब ऋतिक देखता है तो मैसूर एकेडमी से उसे कॉल आ रहा था, जिसे देख कॉल अटेंड करते हुए फ़ोन कान में लगाकर बोला हेलो। ऋतिक के कॉल अटेंड करने पर दूसरी तरफ से प्रकृति का इंस्ट्रक्टर ऋतिक से बोला, मिस्टर खन्ना, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है। कल प्रैक्टिस के दौरान वो कैंपस में बेहोश हो गई थी। जब मेडिकल कैंप में हमें पता चला कि वो 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। That's why you have to come here। जिसे सुनकर ऋतिक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर इंस्ट्रक्टर से बोला, ओके आई एम कमिंग। इतना कहकर ऋतिक कॉल कट कर देता है और अपना हाथ दीवार पर बहुत जोर से मारकर गुस्से से कहता है, आई एम ए फकिंग इडियट। ऋतिक के गुस्से से चिल्लाने पर सेल्वन वहां जल्दीबाजी में आते हुए, बॉस आर यू ओके। ऋतिक सेल्वन की बात सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, आई एम इडियट, डेट्स वाई आई एम गोइंग टू बी ए फादर। ये सुनकर सेल्वन एक सेकंड कंफ्यूज रहने के बाद खुश होते हुए ऋतिक को कॉन्ग्रेचुलेसन करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तो अच्छी बात है कि मैडम प्रेग्नेंट है। सेल्वन की बात सुन ऋतिक एक व्यंग भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए बोला, यू थिंक देयर इज गुड न्यूज़ फॉर मी, ऑब्वियसली नॉट, दिस इज वेरी बैड न्यूज़। सेल्वन ऋतिक की बात सुन कुछ पल चुप रहकर बोला, प्लीज़ टेल मैडम अबाउट दिस। वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मुझे बच्चे को देखने भी नहीं देगी, और तुम चाहते हो कि मैं उसे सब कुछ बता दूं? कभी नहीं। ऋतिक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, जिस पर सेल्वन ऋतिक को देखते हुए बोला, और अगर बाद में मैडम को इस बारे में पता चला तो? बात का बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए वहां पर चलने की तैयारी करो। ऋतिक ने गहरी सांस भरते हुए कहा, जिसे सुनकर सेल्वन अपना सिर हिला देता है और कमरे से बाहर आता है। जब उसकी नज़र आलिया पर जाती है, जो कि एक हॉट सी ब्लैक पार्टी वियर ड्रेस पहने अपने कमरे से बाहर निकल रही थी, सेल्वन एक नज़र उसे देखने के बाद नीचे चला आता है। जब रिवान अपने कमरे से रेडी होकर निकलता है, सेल्वन एक नज़र रिवान और आलिया को देखने के बाद रिवान से बोला, रिवान सेल्वन की बात को बीच में काट कर बोला, आज मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं आलिया जी को लेकर उनके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहा हूँ। जिसे सुनकर सेल्वन अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी आलिया जी के नौकर नहीं हो। तुम्हें सैलरी ऋतिक खन्ना का काम करने के लिए मिलता है, मुफ्त के लोगों का नहीं। ये सुनकर नीचे आ रही आलिया सेल्वन से बोली, तुम्हें ये क्यों जलन हो रही है? तुम चलना चाहते हो तो तुम भी चलो मेरे साथ। सेल्वन आलिया को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर देखने के बाद बोला, इस तरीके के आधे कपड़े के साथ पैंट को देखने का शौक मुझे नहीं है। आलिया, जिसने हल्का लाइट मेकअप किया था, सेल्वन के बाद अपने दांत पीसते हुए, व्हाट डू यू मीन पैंट, इट्स कॉल्ड मेकअप। जिसे इग्नोर कर सेल्वन रिवान की तरफ देखते हुए बोला, अपनी मजनूगिरी छोड़ो और मैसूर चलने की तैयारी करो। सेल्वन की बात पर आलिया रिवान के सामने खड़ी होते हुए सेल्वन से बोली, तुम जाकर अपने बॉस को देख क्यों नहीं समझाती कि मेरी बहन अपना करियर बनाने गई है, बार बार वहां जाकर उसे परेशान न करे। सेल्वन आलिया की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, फिलहाल तो मुफ्त में यहाँ रहकर तुम भी यहाँ का राशन पानी खत्म कर रही हो, अपने घर क्यों नहीं चली जाती? वहाँ से भी तो अपना ब्यूटी पार्लर का कोर्स कंप्लीट कर सकती हो। आलिया सेल्वन की बात पर बड़े इरिटेट से बोले, तुम्हारे बाप का नहीं खा रही हूँ मैं, इसलिए मुझे लेक्चर मत देना, ब्लडी ओल्ड मैन। आलिया की बात पर रिवान को हंसी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सेल्वन से कहता है, मैं मैसूर चलने की तैयारी कर लूँगा, बस आलिया को उसके लोकेशन पर छोड़कर आता हूँ। जब ऋतिक सीढ़ियों से नीचे आते हुए सेल्वन से बोला, गाड़ी निकालो, सिटी हॉस्पिटल चलना है। ऋतिक की बात सुन सेल्वन अपना सिर हिला देता है और बाहर की तरफ चला जाता है। ऋतिक सेल्वन के जाने के बाद रिवान की तरफ देखते हुए बोला, तुम आलिया के साथ रहना। रिवान ऋतिक को सीरियस देकर अपना सिर हिला देता है तो ऋतिक फार्म हाउस से बाहर की तरफ चला जाता है। आलिया उन दोनों को जाता हुआ देखने के बाद रिवान से बोली, इन लोगों को क्या हुआ, इतने सीरियस लग रहे हैं? रिवान आलिया की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कुछ हुआ होगा, अपना दिमाग चलाना बंद करो और अपने कंटेस्ट पर ध्यान दो। जिसे सुनकर आलिया मुंह बनाते उसके साथ अपने लोकेशन के लिए निकल जाती है। इधर सिटी हॉस्पिटल में मृत्युंजय महक और वैशाली के साथ हॉस्पिटल पहुंचा है। महक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी और मृत्युंजय वैशाली उसे संभाल रहे थे। जब महक की नज़र सुधांशु पर गई, सुधांशु महक को देखकर उसके पास आकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हो? महक सुधांशु की बात सुनकर उसे कस कर गले लगाकर रोना शुरू कर देती है। सुधांशु महक के रोने पर उसे अपनी बाहों में भर अपनी आंखें बंद करके अपने आंसुओं को कंट्रोल करने लगता है और महक को पीठ को सहलाते हुए कहता है, दीदी चुप हो जाओ। महक सुधांशु के सीने से लगी रोते हुए बोली, वो हमें इस तरीके से छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अव्यक्त मृत्युंजय को गोद में बैठे महक को रोता हुआ देखकर मृत्युंजय के टी शर्ट को पकड़कर रोते हुए बोला, डैडा मम्मा। मृत्युंजय अव्यक्त के सिर को पकड़ अपने सीने से लगाते हुए बोला, चुप रहो।
रोना बंद करो। अव्यक्त मृत्युंजय के सीने से लगे रोने लगता है। वही स्मृति भी उन लोगों को रोता हुआ देखकर वैशाली के सीने से लगी रो रही थी। वैशाली की आंखों में भी नमी थी। महक के काफ़ी देर तक रोने के बाद मृत्युंजय उसके पास आकर उसे पकड़ते हुए बोला, महक शांत हो जाओ, इस तरीके से रोना तुम्हारी सेहत के लिए सही नहीं है। महक मृत्युंजय के बात पर उसके सीने से लगाकर रोते हुए बोली, कैसे ना रहूं, मेरे पापा जिन्होंने मुझे हर रास्ते पर सपोर्ट किया वो मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अकेला कर गए। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक को पीठ को सहलाते उसे चुप करवाने लगता है। सुधांशु चुपचाप खड़ा उन लोगों को देख रहा था। जब अमृत सुधांशु के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हम सब तुम्हारे साथ हैं, उदास होना बंद करो। सुधांशु अमृत की बात पर अपना नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, एक माता पिता की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे पापा मेरा मोटिवेशन थे, उनकी पूरी ज़िंदगी मैंने उन्हें सफ़र करते हुए देखा है और जब उनके अच्छे दिन आए वो मुझे छोड़कर चले गए। इतना कहते हुए सुधांशु रोने लगता है। मृत्युंजय सुधांशु की तरफ देखते हुए महक को ले जाकर बेंच पर बैठा देता है और अव्यक्त को भी उसके साथ बैठा देता है। तो अव्यक्त महक के पल्लू से उसके आंसू को साफ करने लगता है। महक अव्यक्त की तरफ देखते हुए उसे गले लगाकर रोने लगती है। तो अव्यक्त उसके पीठ को जैसे मृत्युंजय सहला रहा था वैसे ही सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई मम्मा। वैशाली महक के पास आकर उसे चुप करवाने लगती है और स्मृति अव्यक्त दोनों महक को देखने लगते हैं। मृत्युंजय महक को छोड़कर सुधांशु के पास आकर उसके हाथ को पकड़कर बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना कहकर मृत्युंजय सुधांशु को लेकर वेटिंग एरिया की तरफ चला जाता है। अमृत उसे जाता हुआ देख उसके पीछे चला जाता है और इधर मृत्युंजय वेटिंग रूम में आकर सुधांशु की तरफ देखते हुए कहता है, कल क्या क्या हुआ मुझे एक एक चीज़ साफ तरीके से बताओ। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन अपने आंसू को साफ करते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, मैं इसे एक हादसा नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है और मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। सुधांशु के बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा कहो। किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते मतलब ये कि आज अगर उसके पापा इस दुनिया में नहीं है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ऋतिक ने आते हुए कहा, जिसे सुनकर अमृत सुधांशु और मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखने लगे। सुधांशु ऋतिक को देखकर थोड़े गुस्से में बोला, इस तरीके से मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मेरी कोई गलती नहीं है। ऋतिक सुधांशु की बात पर व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, स्मार्ट होना अच्छी बात है लेकिन ओवर स्मार्ट होना कभी कभी हमारे लिए खतरनाक साबित होता है। वो तुम ही थे ना जिसने इल्यूमिनेटी संगठन के बात करके सुल्तान के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। ऋतिक की बात सुन मृत्युंजय सुधांशु को घूरते हुए बोला, क्या ऋतिक जो कह रहा है वो सच है। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर कुछ कहने लगा जिस पर मृत्युंजय बीच में बोला, सुधांशु मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, हाँ और ना में जवाब देना। क्या तुमने इल्यूमिनेटी संगठन के साथ मिलकर सुल्तान के बारे में पता लगाने की कोशिश की। सिर्फ हाँ और ना। मृत्युंजय की सख्त आवाज़ को सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ। चट्टाक मृत्युंजय एक थप्पड़ सुधांशु के गाल पर रसीद देता है और सुधांशु को कॉलर को कसकर पकड़े गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो, तुमसे कहा था ना मैंने, इन सब में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम होते कौन हो इन सब में घुसने वाले, बताओ मुझे। ये कहते हुए मृत्युंजय काफ़ी गुस्से में लग रहा था। सुधांशु मृत्युंजय की बात सुन रोते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैंने देखा था आप काफ़ी परेशान थे, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता था। सुधांशु की बात पर मृत्युंजय उसे कॉलर को छोड़ गहरी सांस भरते हुए सुधांशु की तरफ देख कर बोला, सुधांशु मैं ये नहीं कह रहा कि तुम काबिल नहीं हो, तुम हर चीज़ में काबिल हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद नहीं की जा सकती। तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं उम्मीद करूंगा इस बारे में कभी महक को पता न चले। मृत्युंजय के ये कहने पर कि सुधांशु को ओवर स्मार्ट बनने के कारण आज उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे, सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहता था। जिसे सुनकर मृत्युंजय सुधांशु को देखते, लेकिन तुम्हारी एक मदद करने की कोशिश ने आज देख रहे हो क्या कर दिया। सुधांशु मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मुझसे मेरा परिवार छीन गया और मुझे इससे सबक मिला कि कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपने तक मतलब रखना चाहिए। इतना कहकर सुधांशु जाने लगा, जिसे देखकर अमृत उसके हाथ को पकड़ मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, मृत्युंजय इस तरीके से सुधांशु पर इल्ज़ाम लगाना सही नहीं है। सुधांशु अमृत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज अगर मेरे पापा मेरे साथ नहीं है तो इसकी वजह मैं खुद हूँ, मैं ये डिजर्व करता हूँ। इतना कहकर सुधांशु एक नज़र मृत्युंजय को देखकर वेटिंग रूम से बाहर चला जाता है। सुधांशु के जाने के बाद ऋतिक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए, आप रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो, मतलब
मृत्युंजय ने कन्फ्यूज होते हुए पूछा, जिसके जवाब में ऋतिक अपना फ़ोन मृत्युंजय के सामने रखते हुए बोला, ये वो लड़का है जो डिलीवरी बॉय बनकर पहले आया था और सीसीटीवी के कारण हमने इसे ढूंढ निकाला। ऋतिक के बाद मृत्युंजय सख्त नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है वो? इसके ऑफिस के बेसमेंट में। ऋतिक ने अमृत की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे सुनकर अमृत थोड़ा चीट कर बोला, मेरा ऑफिस काम करने की जगह है, तुम लोगों के मर्डर करने का ठिकाना है। जिसे सुनकर मृत्युंजय एक नज़र अमृत की तरफ देखने का मतलब ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, चलो। ऋतिक तिरछी नज़र से अमृत की तरफ देख मुस्कुराते हुए मृत्युंजय के साथ वेटिंग रूम से निकलकर आईसीयू की तरफ चला जाता है। मृत्युंजय जब आईसीयू की तरफ पास आता है तो देखता है सुधांशु महक के सामने घुटनों के बल बैठा उसे चुप रहने के लिए कह रहा था। सुधांशु की नज़र जब मृत्युंजय पर जाती है वो महक के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है, दीदी रोना बंद करो प्लीज़, चुप हो जाओ। महक सुधांशु की बात पर भीगी पलकों से उसकी तरफ देखते हुए, सिद्ध पापा हमेशा कहते थे ना, वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक हमने अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। सुधांशु महक की बात पर उसके चेहरे को पकड़ कर, मैं हूँ ना ऑल टाइम आपके सपोर्ट में, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। प्लीज़ रोना बंद करो ना, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूँगी दीदी। ये कहते हुए सुधांशु की आंखें नम हो जाती है, जिसे देखकर महक सुधांशु की आंसू को साफ करते हुए अपने सिर नहीं में हिलाकर बोली, अब मैं नहीं रोऊंगी, प्लीज़ जल्दी से माँ ठीक हो जाए। सुधांशु महक के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, आप परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महक सुधांशु के बाद अपना सिर हिला देती है तो सुधांशु वैशाली की तरफ देखते हुए कहता है, वैशाली दीदी, दीदी को घर ले जाओ, उनका इस तरीके से रोना सही नहीं है। यह सुनकर महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे पापा को देखना है, मैं उन्हें देखे बगैर नहीं जाऊंगी। महक के जिद को सुनकर सुधांशु अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, आपका वहाँ जाना सही नहीं है। महक सुधांशु की ना सुनकर उसे घूरते हुए बोले, मैंने कहा ना मैं जाऊँगी। सुधांशु खड़ा होकर शोभित और वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, इन्हें लेकर घर जाओ। जिसे देखते हुए महक अपनी कुर्सी से खड़ा हो सुधांशु पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे मिलना है। मृत्युंजय महक के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, महक घर चलो, जो मॉम को होश आ जाएगा मैं तुम्हें लेकर आऊँगा। मृत्युंजय के बाद पर महक सुधांशु के हाथ को पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ है सिद्धि, कोई तो बात है। महक के सवाल पर सुधांशु उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ रोते हुए बोला, सब मेरी गलती है, मुझे ऐसे लोगों से नहीं उलझना चाहिए था जिनकी सोच मुझसे भी परे है। मैं भूल गया था कि मेरे पास खोने के लिए सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुधांशु की उलूल जुलूल बातों को सुनकर महक उसे चुप करवाते हुए बोली, पहले तुम चुप हो जाओ, फिर खुल कर बताओ क्या हुआ क्या है। सुधांशु महक के बाद पर अपने आंसुओं को साफ करते उसकी तरफ देखकर बोला, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि बाद में अगर आपको इस बारे में पता चले तो आप मुझसे नफरत करो। मृत्युंजय सुधांशु की बात सुन उसे रोकते हुए बोला, आप चुप रहिए, आपने बहुत आसानी से कह दिया कि मेरे माता पिता की आज जो हालत है और मैंने जो अपने पापा को खोया है उसका जिम्मेदार मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सुनिए, सनाया सुनवानी याद है, जो मेरी नहीं आपकी होने वाली बीवी थी। सुल्तान अली और आदा खान के साथ मिलकर ये सब करने वाली सनाया सुनवानी है, और जिसने नित्या को ड्रग्स दिए थे। भले वो आरोही हो, लेकिन आरोही ने जिसके पास खरीदे थे वो सनाया सुनवानी थे। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन इल्ज़ाम के पीछे किसका हाथ है ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। सुधांशु ने मृत्युंजय को ऋतिक को घूरते हुए गुस्से में कहा। सुधांशु की पूरी बात सुन मृत्युंजय ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, सुधांशु क्या कह रहा है? मृत्युंजय के सवाल पर ऋतिक अपने कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा, रिएक्ट बहुत जल्दी करते हो आप। महक ऋतिक और सुधांशु के बाद सुन मृत्युंजय की तरफ देखने लगी, जिस पर मृत्युंजय जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मुझे इन सब की कोई खबर नहीं थी। महक कुछ कहते उससे पहले वहाँ कशिश और मीरा भी आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर महक अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आज मैं चुप नहीं रहूँगी, हर बार किसी और का किया हम क्यों भुगतते हैं। मृत्युंजय महक की आंखों को पढ़ सकता था। वो आगे आकर महक के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, चलो हम घर में बात करेंगे। महक मृत्युंजय के हाथ को अपने मुंह से हटाकर उसे खुद से दूर करते हुए गुस्से से बोली, दूर रहिए। आज मैं बोलूँगी सनाया सुनवानी, ये नाम मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती, क्योंकि इस लड़की के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है इन्हें, मीरा सारंग को। ये कहते हुए महक मीरा की तरफ इशारा करती है। मृत्युंजय महक के बात पर थोड़े गुस्से से बोला, महक चुप हो जाओ। मृत्युंजय की बात पर महक अपना सिर नहीं में हिलाते हुए नम आवाज़ में, मैं चुप नहीं रहूँगी, आज मैं बोलूँगी। आपके परिवार के ताने, उनकी घिन भरी नज़र, हर तरह का इल्ज़ाम मैंने बर्दाश्त किया, हर एक चीज़ में मिडिल क्लास होने का कटाक्ष मैंने सुना,
क्योंकि मैं नहीं थी पैदाइशी रईस, मैं एक छोटे से परिवार की लाडली बेटी थी जिसे ज़बरदस्ती अमीर घर में बांध दिया गया। हर पल उसकी गलती की सज़ा मुझे मिलती रही जिसे मैंने किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। तो क्यों किया था आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी? आपकी बहन तो अकेले भागी थी ना, सनाया सनवानी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी ना, वो दोबारा क्यों आई? क्यों उसने मेरा परिवार मुझसे छीन लिया? क्यों उसने मेरे पापा को मुझसे छीन छीन लिया? दीजिए मुझे इसका जवाब। मेरे भाई ने मीरा सारंग से प्यार किया, इसकी सज़ा मुझे मिली, लेकिन फिर भी मीरा सारंग को कुछ नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने एक अमीर के साथ शादी की थी। मीरा महक की बात पर नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप ज़्यादा बोल रही हैं। महक मीरा की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, अक्सर सच्चाई कड़वी लगती है मीरा, और लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं सारंग बिल्ला के दहलीज में अपने भाई का रिश्ता लेकर गई थी, जब तुम्हारे भाई ने कहा था हम जैसे लोग रईसों को फंसाकर शॉर्टकट अपनाते हैं अमीर होने का। और शादी के बाद जब मेरे पापा मुझे लेने आए थे तब चाची जी ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने सहा ये सब? नहीं, अभी तक तो तुम्हारे भाई ने नहीं पूछा कि मीरा तुम क्यों भागी थी घर से। तो दोस्तों कहानी कैसे लगे मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।